हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 25 अक्टूबर 2024 के 3 प्रमुख समाचारों पे चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला समाचार है चक्रवात दाना या डाना। यह जो है कतर द्वारा दिया गया नाम है, जिसका अर्थ होता है जेनरोसिटी या दया, करुणा, है ना। और देखिए चक्रवात का नाम दाना दिया गया। खैर, इसका ये जो है उड़ीसा के और उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल के कुछ पश्चिमी तट पे जो है ये लैंडफॉल हुआ है या तट से टकराया है, और इसके बाद इसके धीरे धीरे कम होने की संभावना है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का कहना है कि अभी तक 0 कैजुअलिटी हुई है इसके तहत, और देखा जाए तो एक भी आदमी नहीं मरने की खबर है, और देखा जाए तो जो 0 कैजुअलिटी मिशन थी राज्य सरकार की वो पूरा हुआ है। हालांकि इसके लिए उड़ीसा द्वारा 10 लाख से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया गया था और सुरक्षित स्थान पे ले जाया गया था। इसको समझेंगे पूरे डिटेल में कि लैंडफॉल क्या होता है, चक्रवात क्या होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है, और जो है उससे जुड़े हुए कुछ और पहलू होंगे तो उसको भी हम समझेंगे, यानी उड़ीसा की क्या तैयारी आदि रही है। दूसरा मुद्दा है कि भारत में पोलियो उन्मूलन हो चुका है, और उसकी सफलता की कहानी हम यहाँ पे देखेंगे, कैसे उसमें सफलता मिली है। क्यों देखेंगे? क्योंकि 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस था, यानी कल विश्व पोलियो दिवस बनाया गया था, तो उसी के उपलक्ष्य पे ये आर्टिकल जो है इंडियन एक्सप्रेस में है, तो इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। तीसरी है, ये भी इंडियन एक्सप्रेस का है, कि कल शाम को जो है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा और पृथ्वी कार्य मंत्रालय, दोनों मंत्रियों द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम के पूर्वानुमान की जो है प्रणाली को लॉन्च किया गया है। और ये देखा जाए तो ये बहुत ही, आप कह सकते हो कि अगर ये सफल होती है, ये चल जाती है, जो है इसको अपनाया जाने लगता है, तो ये ग्रामीण स्तर पे काफी क्रांतिकारी इससे बदलाव होगा। खास तौर से जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तेजी से मौसम में परिवर्तन होता है, उसके लिए अपनी ग्रामीण जनसंख्या को भारत इस प्रणाली के जरिए बचाने में काफी हद तक सफल हो सकता है। कैसे होगा, जब हम उसे देखेंगे तो समझेंगे। ठीक है, इससे जुड़े हुए प्रश्न हमारे वेबसाइट पर रहेंगे, तो वहां से जाके आप इसको सॉल्व करिएगा। आइए देखते हैं चक्रवात दाना। देखिए, ये उड़ीसा में सुबह सुबह की तस्वीरें हैं आज की। कल रात से वहां से लैंडफॉल हुआ था और आज वो आगे बढ़ रहा है उड़ीसा में। देखा जाए तो चक्रवात दाना एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, बंगाल की खाड़ी में ये उत्पन्न हुआ है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होता है, पहले तो चक्रवात जो होता है वो लो प्रेशर बेल्ट होता है, जिसके लो प्रेशर के बेल्ट के चारों तरफ हवाएं चक्रीय रूप से घूमती हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्ण कटिबंध में आता है, अगर देखा जाए तो कर्क और मकर रेखा के बीच में आता है। इसमें अगर देखा जाए तो जो भारत वाला इलाका है लगभग इसी तरह से पड़ता है, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर का, तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। जो अभी हाल में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया है, ये इसका नाम दाना रखा गया है, जिसको कतर ने सुझाया है। एक प्रणाली है नाम रखने की, जिसके तहत अलग अलग देशों द्वारा सुझाया जाता है। इसके आज कल रात में और आज सुबह तक लैंडफॉल होने के दौरान जो संभावनाएं थी कि नुकसान काफी होगा, लेकिन अभी तक जान की नुकसान की कोई सूचना नहीं आई है, जैसा कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री का कहना है। और ये देखा जाए तो राज्य सरकार की 0 कैजुअलिटी जो पॉलिसी है उसकी सफलता को दिखाती है। ठीक है, और बाकी इसके जुड़े हुए टेक्निकल पहलू को हम आइए समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, भीषण चक्रवाती तूफान दाना के पहुंचने के बाद उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि राज्य में किसी की मौत नहीं हुई है और राज्य का शून्य हताहत अभियान सफल रहा है। देखिए, जो शून्य हताहत अभियान या इस तरह की चीजें, अगर ये हमारे पास प्रेडिक्शन प्रणाली नहीं रहती, अगर इसके लिए राहत बचाव मतलब प्रिएम्प्टिव रूप से एक्शन नहीं किया जाता, तो इसमें से जैसे 10 लाख लोगों को जो प्रभावित क्षेत्र है उनसे हटाया गया है, अगर नहीं हटाया गया होता तो ये मौत के आंकड़े बहुत ज्यादा हो जाते। तो आपदा प्रबंधन जब पढ़िएगा तो ये पहलू ध्यान रखिएगा कि जहां पे हजारों लोगों की मरने की संभावना सामान्य परिस्थितियों में रहती है, अगर आपदा के लिए बेहतर तैयारी पहले से कर ले, उसके लिए पूर्वानुमान आपके पास पहले से हो जाए, तो उसमें 0 मृत्यु तक की भी घटनाएं देखी जाती है, और अक्सर ऐसा हो रहा है। ठीक है, 24 अक्टूबर को तूफान के उड़ीसा के तट से और यहाँ पश्चिम बंगाल से पहुंचना है, उसके पहले भारी वर्षा और तेज हवाएं चल रही थी, और जब ये उड़ीसा के तटीय जिलों में ये पहुंचा है तब इसकी हवाओं की गति
100 किलोमीटर से 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई थी। और देखा जाए तो इस चक्रवात का नाम डाना रखा गया है, जिसमें कतर द्वारा नाम रखा गया है, जिसका अर्थ होता है जेनरोसिटी या उदारता। उड़ीसा चक्रवात डाना के लिए किस तरह से तैयार है, तो उड़ीसा ने जीरो कैजुअलिटी पॉलिसी बनाई थी अपने, चूंकि उड़ीसा अक्सर चक्रवातों से प्रभावित होता रहा है, तो उसने अपने लिए तैयारी कर रखी है। और जब चक्रवात की सूचना समय से पहले आ जाती है, व्यवस्थाएं पहले हो जाती हैं, तो उसके लेकर जो है वो जीरो कैजुअल पॉलिसी पर उड़ीसा सरकार चल रही है। और उसके तहत उसने जो है 10 लाख से ज्यादा लोगों को पुनर्वास किया है, यानी खतरे वाले जगह से ले जाके आश्रय स्थल और जो शरण स्थल बने हैं, या जो उस तरह से अस्थायी इस तरह के आश्रय स्थल है, यानी कोई सरकारी बिल्डिंग या मजबूत बिल्डिंग वहां से दूर, वहां पे ले जाया गया है 10 लाख। और सोचिए, और उनमें भोजन, पेयजल, प्रकाश और स्वच्छता आदि की व्यवस्था की गई है। तो ये इवैक्यूएशन किया गया है। और ये भी देखा जा रहा है कि इसके बाद चूंकि तेज बारिश होगी तो अचानक फ्लैश फ्लड आने की संभावना होती है। फ्लैश फ्लड मतलब जो अचानक बाढ़ होती है, ये तेज बारिश के कारण आ सकती है, या तटीय क्षेत्रों में जो ऊंची ऊंची लहरें हैं उनके कारण भी तटीय इलाकों में फ्लैश फ्लड आने की संभावना रहती है। तो उसके खतरे के कारण पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जिन क्षेत्रों में ये है, वहां पे ट्रेन आदि का आवागमन या उस क्षेत्र में हवाई आदि आवागमन पर रोक लगा दिया गया है। अगर हम देखें चक्रवात क्या होता है, तो चक्रवात एक बहुत बड़े पैमाने पर जो है हवा की प्रणालियां होती है, वायु की प्रणालियां होती है, जिसके में लो प्रेशर बेल्ट होता है और उस मतलब कम दबाव केंद्र होता है, और इसके बाद जो बाहर की हवाएं होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर के लिए जाती हैं, और उसके दौरान जो है वो चक्रीय सर्कुलर आकार में होती हैं। और अगर देखा जाए तो जो ये चक्रवात NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसकी विशेषताएं होती हैं कि जो चक्रवाती हवाएं होती हैं, जो अंदर की हवाएं चलती हैं, वो उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज वो हवाएं चलती हैं। अगर चक्रवात में चूंकि ये देखा गया है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, क्योंकि भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, इसमें अगर देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात मकर और कर्क रेखा, यानी जो 23.5 डिग्री से नीचे और 23.5 डिग्री ऊपर से होती है, इसी के दौरान आते हैं, और वे पृथ्वी पर सबसे विनाशकारी तूफान होते हैं। इसी दौरान ये उत्पन्न होते हैं और बड़े काफी विनाशक होते हैं, क्योंकि ये काफी बड़े पैमाने पर आते हैं। इनके बीच की जो दूरी, मतलब ये जितने एरिया में आते हैं वो काफी बड़े पैमाने पर होते हैं। और इसमें अगर कैरिबियन सागर और मैक्सिको के खाड़ी में इन्हें, और अटलांटिक में इन्हें हरिकेन कहा जाता है, और अपने चीन के आसपास का इलाका या पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र का जो इलाका है उसे वहां पे टाइफून कहा जाता है। भारत में अवदाब कहा जाता है, पश्चिमी अवदाब कहा जाता है, और जब वो थोड़ा सा उसी का प्रकार है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात का ही प्रकार है। जब ज्यादा हो जाता है तो टाइफून और सुपर टाइफून या सुपर साइक्लोन आदि नाम दिया जाता है। इसमें हमने पहले हेडिंग देखा था कि चक्रवात टकराया, तो टकराने को लैंडफॉल बोलते हैं। चक्रवात का टकराना काफी क्रिटिकल माना जाता है, क्योंकि उसको लेकर थोड़ा सा लोग आशंकित रहते हैं कि जब चक्रवात टकराना होता है तो उसके विनाश काफी होता है। चक्रवात टकराने से अर्थ होता है कि चक्रवात का जो अभी पानी पे था या जो जल में था, उसका आंख या उसकी आई या उसका केंद्र अब जमीन पे या तट पे आ गया है। ठीक है, और जब ये चक्रवात का केंद्र या चक्रवात की आंख जमीन पे आ जाता है तो उसे कहा जाता है चक्रवात का टकराना। अब यहाँ पे एक और होता है कि चक्रवात की एट्रोसिटी या प्रहार। तो देखिए, जब उष्णकटिबंधीय चक्रवात की खास विशेषता ये होती है कि उसमें जो हवाओं की गति होती है वो केंद्र में सबसे ज्यादा नहीं होती, केंद्र से थोड़ा पहले होती है। तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि जो है चक्रवात का केंद्र जमीन के पानी में ही रहता है, जल में ही रहता है, जबकि हवाओं का जो आईवाल या जो तेज वाला क्षेत्र होता है वो तट से टकराता है, तो वो कुछ ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं। तो उससे अलग है, चक्रवात का लैंडफॉल तब कहा जाता है जब चक्रवात का केंद्र जमीन से या तट पर आता है। और जब चक्रवात इसमें आता है, भूमि से टकराता है, तो उसमें कुछ टकराने के बाद 4-6 घंटे तक वो रहता है। जैसे रात में टकराया था, सुबह अर्ली मॉर्निंग तक चक्रवात का टकराहट या लैंडफॉल रहा था, इसके बाद वो धीरे धीरे आगे निकल गया। चक्रवात का टकराना जो है उसके तूफान की गति और उसकी प्रणाली यानी हवाओं की ताकत और उसमें नमी की मात्रा पर निर्भर करती है। अब यह है कि ये कितना नुकसान पहुंचाएगा, है ना, चक्रवात टकराने के बाद कितना नुकसान पहुंचाएगा, ये इस पर निर्भर करता है कि उसकी क्षमता कितनी है, कितनी उसमें हवा की गति है, कितनी उसमें नमी है,
यानी कितना टेम्परेचर डिफरेंस है, ये सारे पहलू उसमें आता है। देखा जाए अगर दाना प्रभाव, तो ये लग रहा है कि जो कच्चे घर है या उनका नुकसान हो जा सकता है, बिजली संचार लाइनें ठप हो सकती हैं और भी यातायात और सड़क को यह मामूली नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, अगर हम देखें कि चक्रवात के भूमि के टकराने पर क्या जो है उसके आने के बाद वह धीरे धीरे अब अपनी तीव्रता को खो देता है, यानी चक्रवात टकराने के पहले ज्यादा तेज उसमें हवाएं चलती हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में आमतौर पे, और वो जब जमीन पे टकराता है उसके बाद उसकी तीव्रता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, क्योंकि भूमि पर उसे नमी नहीं मिलता है, जिसके कारण वो अपनी ताकत खोने लगता है। यानी चक्रवात टकराने पर नुकसान तो होता है, लेकिन अब ये भी पता चलने लगता है, ये भी आशंका हो जाती है कि बस अब इस चक्रवात का अंत हो चुका है या अंत होने का समय आ गया है, जैसे ही वह लैंडफॉल करता है, क्योंकि वहां पे उसे चक्रवाती दशाएं नहीं मिलती है और जमीनी घर्षण आदि, फिर कुछ समय बाद या कई बार आगे जाते जाते वो चक्रवात समाप्त हो जाता है। तो ये चक्रवात के बारे में रहा। अगला जो समाचार है वो है कि भारत में पोलियो उन्मूलन पहल या प्रयास की सफलता की कहानी। देखिए, दो तस्वीरें हैं, एक में एक बच्चा है, उसको 2 बूंद जिंदगी की दी जा रही है, बहुत फेमस हुआ था, अब तो शायद वो ऐड नहीं आता है, लेकिन हम लोग जब बच्चे थे, छोटे थे, काफी जानकार भी हो गए थे, क्योंकि 2011 में आके जो है उसको एरेडिकेट किया गया है। तब तक 2 बूंद जिंदगी का इतना ऐड करते थे अमिताभ बच्चन और बहुत सारे लोग, तो कहीं ना कहीं वो पब्लिक अवेयरनेस है, बूंद के ड्रॉप के जरिए पिलाए जाना है या जो भी करके भारत ने पोलियो जैसी घातक बीमारी का जो है उन्मूलन कर दिया था, जिससे ज्यादातर प्रभावित बच्चे ही होते हैं। आज हम क्यों इस पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कल 24 अक्टूबर था और 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आइए जरा सा देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो देखिए, 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो मनाना है, ये एक रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक भी रहे थे और सदस्य भी रहे थे, जोनास साल्क, इनका जन्मदिन है, क्योंकि ये जो जिन्होंने पहली बार ये टीके की खोज की थी, पोलियोमाइलोसाइटिस के विरुद्ध वैक्सीन खोजी थी, उस टीम के ये नेता थे, नेतृत्वकर्ता, उस टीम के लीडर यही थे। तो ऐसे में इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। अगर देखें भारत में पोलियो को, तो भारत ने पोलियो को जड़ से खत्म कर दिया। ऐसा पोलियो जो एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है, वायरल है यानी विषाणु जनित बीमारी है, इसका मतलब है कि ये इसका कोई दवा नहीं होती है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसको आप पहले से टीकाकरण या वैक्सीनेशन के जरिए ही आप इसे रोक सकते हैं। तो जो भारत में ये रुका है या जैसे भी रुका होगा, इसमें कहीं ना कहीं टीकाकरण की सफलता या वैक्सीनेशन की सफलता हुई होगी, जैसे कोरोना। ठीक है, इसके जो देखा जाए तो ये लकवा या अपंगता और यहां तक कि मौत का भी कारण बन जाता है, खास तौर से छोटे बच्चों, ये मुख्य रूप से छोटे बच्चों को प्रभावित करता है। अभी 1-2 घटनाएं देखी गई थी, शायद मणिपुर के रूप में या मिलनी वहां पे गाजा में, क्योंकि युद्ध के कारण जो है वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं चल पा रहा है, तो ये चीजें देखी जाती है। जहां तक भारत के संदर्भ में, भारत का आखिरी मामला जो है 2011 में बंगाल में मिला था। ठीक है, आइए देखते हैं। पोलियो अक्सर संक्रमित व्यक्ति के मल के माध्यम से फैलता है और दूषित भोजन, पानी, खराब स्वच्छता आदि के माध्यम से अन्य लोगों में फैलता है। यानी पोलियो जो है एक वायरल है, एक वायरस से होता है, और ये गंदगी आदि चीजों से जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे व्यक्ति में फैलता है। और पोलियो का कोई इलाज नहीं है, इसका वैक्सीनेशन ही किया जाता है। तो वैक्सीनेशन करना होता है और साथ में जिसके जरिए फैलता है उसको भी रोकना होता है। किसके जरिए फैलता है? मल आदि या अस्वच्छता के जरिए फैलता है, तो हमें अस्वच्छता को दूर करना होता है और टीकाकरण लगाने का, यही पहल भारत ने की थी। और इसमें कई सारी चीजों ने, इसमें अगर देखा जाए तो 1972 से ही यह शुरुआत हो गई थी। उसके बाद 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम या सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम जो चला था, उसके अंदर इसे शामिल कर दिया गया था। और पोलियो के लिए पूरे देश के लिए एक टीकाकरण दिवस तय कर दिया गया था, पोलियो दिवस, उस दिन उसको टीकाकरण का दिवस होता था। और इसके टीके जो है इंजेक्शन के रूप में न दिया जाए के इसको ड्रॉप के रूप में दिए जाते थे। इंजेक्शन के अलावा ड्रॉप में न देने से ये फायदा ये हुआ कि बड़े पैमाने पर हमारे पास जो है स्वास्थ्य ऐसे कार्यकर्ता या कार्यकर्ती मिल गए जिनके जरिए देना आसान था, क्योंकि इंजेक्शन सबको लगाने नहीं आता, खासतौर से बच्चों को, और ड्रॉप पिलाना तो बहुत आसान है, 2 बूंद
जिंदगी के पिला दो। तो उसने भी कि इसके जो ओरल वैक्सीन है पोलियो के, उसके कारण भी इतने बड़े पैमाने पर भारत पे पोलियो जनसंख्या पर जो है इसमें काफी सफलता दिलाई। साथ ही साथ त्योहार और रेलवे स्टेशन अन्य जगहों पे खूब प्रसार प्रसार किया गया। दो बूंद जिंदगी तो मतलब उस समय हम लोग के दौर के जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनको तो सबको याद होगा दो बूंद जिंदगी के। वो इतना ज्यादा हो गया था कि दो बूंद जिंदगी वो फेमस हो गया था, खासतौर से अमिताभ बच्चन और बड़े 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 हस्तियों द्वारा खूब इसको प्रचार प्रसार किया गया। उसके लिए जरूरत पड़ी, उसको आगे हम देखेंगे चुनौतियों के रूप में, तो वो हुआ। और साथ ही साथ इसमें स्वच्छता के लिए भी पहल शुरू की गई। टीकाकरण के साथ साथ हाथ धोने, पीने के पानी को उबाल कर पीने, 6 महीने से कम बच्चों को केवल माँ का दूध देने, ये सारी पहल की गई ताकि स्वच्छता वाले पहलू को भी कैटर किया जा सके। इसमें केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों का नेतृत्व रहा, सहयोगी रूप से नेतृत्व रहा, और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जैसे WHO, यूनिसेफ, अमेरिका जो है रोग नियंत्रण केंद्र आदि एजेंसियों ने भी इसमें समर्थन दिया था। अगर देखा जाए कि इसमें सफलता की कहानी, तो इन पहलों से 2008 तक भारत में 80% तक जो है पोलियो समाप्त हो गया था, और कुछ हिस्सों में ही था, खासतौर से उत्तर प्रदेश, बिहार और उसमें। और 2009 में एक ग्लोबल पोलियो उन्मूलन पहल था, उसमें बताया था कि भारत में 741 मामले थे, और वो भारत दुनिया में सबसे ज्यादा थे। क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है तो परसेंटेज वाइज 741 नहीं है, लेकिन फिर भी। और 2011 में, जनवरी 2011 में भारत को पोलियो का मामला आखिरी बार पश्चिम बंगाल के हावड़ा से मिला था, उसके बाद से ऐसे मामले नहीं है। तो ये भारत में पोलियो के उन्मूलन की कहानी रही है। अगर इसमें देखें तो बड़े चुनौतियों पर इस तरह से इतने बड़े पैमाने पर आप पोलियो वैक्सीनेशन चलाना और इसको सफल ढंग से चलाना आज भी चल रहा है, क्योंकि हमारा यूनिवर्सल वैक्सीनाइजेशन प्रोग्राम के तहत ये हो गया है। इसको चलाना, इसकी सफलता कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बहुत सीख थी उसके वैक्सीनाइजेशन प्रोग्राम के लिए, और उसका बहुत फायदा भारत को जब मिला, जब भारत कोरोना वैक्सीन के लिए वैक्सीनेशन कर रहा था। जितने बड़े पैमाने पर, जितने तेजी से भारत ने अपने वैक्सीनेशन को चलाया था, क्योंकि जब वो चलाने की बात आ रही थी कि भारत सरकार ने जो लक्ष्य रखा था, भारत सरकार क्या कहे, या जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने लक्ष्य रखा था, उसको लेकर किसी को भी विश्वास नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में उतनी जल्दी उतने लोगों को टीका लग भी गया। क्यों? क्योंकि हमें इस तरह के कार्यक्रमों से, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से काफी कुछ अनुभव प्राप्त हो गया था। ठीक है। अगर चुनौती के रूप में देखें कि क्या चुनौतियां रही थी, तो सबसे बड़ी बात है कि भारत की आबादी बहुत बड़ी है, लाखों लोग भीड़ भाड़ वाली बस्तियों में रहते हैं, जहां स्वच्छता को लेकर आप समझ ही सकते हैं। 2011 में यह उन्मूलन हुआ था, और अगर आप लोग ये योजना का सीरीज देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि जब 2014 में 39% लोग ही खुले में जो है ओपन जो है शौचालय का प्रयोग करते थे, बाकी ओपन डिफेक्शन जाते थे, और ये मल से होने वाला बीमारी थी। तो कहीं ना कहीं इतनी सारी परिस्थितियां थी, और कई सारे हिस्सों में अलग अलग चुनौतियां थी। बहुत सारे देश के बहुत सारे हिस्से जो है, देश के बहुत सारे हिस्से छोटे कटे हुए थे, जहां पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। और एक धार्मिक आधार पे एक धर्म के लोगों में कुछ वैक्सीन हेजिटेंसी कर दी गई थी, कुछ रूमर्स आदि फैला दिए गए थे कि इसको लेने से जो है बंध्यापन हो जाएगा बच्चों में, या ये हराम है, इस तरह की चीजें फैलाई गई थी। तो उसको रोकने के लिए सरकार ने भी पहल की थी, जो मैंने कहा था ना, दो बूंद जिंदगी को बार बार समझाया गया, पढ़ाया गया कि लोग इसको लें और वैक्सीन की जो हेजिटेंसी है उसको रोका जा सके। ठीक है। अगला जो समाचार है वो इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेनेशन में है कि पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान की व्यवस्था की गई है। अगर मैं देखूं कि इधर बीच आप ब्रिक्स, भारत और चीन संबंध देख रहे हैं, और मेरे अनुसार अगर देखा जाए तो भारत चीन संबंध जितना महत्वपूर्ण है, उसके लगभग बराबर महत्वपूर्ण भी ये संबंध है। अब आप कहेंगे सर भारत चीन संबंध के बराबर ये है, क्योंकि कई बार कोई चीज बहुत छोटी होती है ना, लेकिन अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से हो तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा व्यापक पड़ता है। क्योंकि ये ऐसी चीज है जो, ये देख रहे हो ना, ये कमजोर सा आदमी, आम किसान, जो कि भारत की वर्किंग एज का करीब लगभग 50% से ज्यादा ही है, और काफी जो गरीबी का है बहुत बड़ा चंक है, हमारे खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और भारत की अगर देखा जाए कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है यही कमजोर और गरीब व्यक्ति। कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन ये आम किसान है। ये
फसलें लगाता है और भारत की खेती को कहा जाता है, भारत की कृषि को कहा जाता है मौसम का जुआ है। ठीक है, मौसम और बाजार, तो बाजार पे तो सरकार काम कर ही रही है, मौसम का जुआ है, यानी मौसम जुआ माने जुआ में दाव लगाते हैं, मौसम अच्छा तो खेती अच्छा, मौसम गड़बड़ तो खेती गड़बड़। और जुआ खेलना तो भाई कहते हैं ना कि जुआ में तो ज्यादातर लोग हारते ही हैं और किसान अक्सर खेलता रहता है, लेकिन उसके सामने मजबूरी है, ये उसके लिए जुआ नहीं है, ये उसके लिए जीविका का साधन है, उसके पास उसके खुद के जीवन के लिए और भारत के लोगों के भोजन के लिए वो साधन है। तो वो उसकी जो मौसम का जुआ है उसको कैसे दूर किया जाए, इसके लिए हमारे वैज्ञानिक शुरू से, विक्रम साराभाई से लेके और सारे लोगों ने बहुत शुरू से ही प्रयास, इसरो का जो हुआ, इसके बाद जो सारी चीजें कहानी हुई वो इसी में है कि कैसे हम भारत को मौसम पूर्वानुमान, अन्य सूचनाओं के साथ मौसम पूर्वानुमान और इस तरह की भविष्यवाणियां करते रहे। और भारत का जो मौसम विज्ञान विभाग है, पहले उसकी जो है हंसी उड़ाई जाती थी कि मौसम विज्ञान जो है, यार तुम भी ऐसी मौसम विज्ञान की तरह बातें करते हो, यानी जो पूर्वानुमान करो वह सही ना हो। उसकी कई सारी चुनौतियां थी, लेकिन एक बात बता दें कि मौसम का पूर्वानुमान की सबसे खास बात यही होती है कि उसमें अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता निहित होती है। अगर किसी भी मौसम पूर्वानुमान में अनिश्चितता निहित होती है, और ये जलवायु परिवर्तन के दौर में तो और बड़ी होती है। जितने बड़े पैमाने पर मौसम पूर्वानुमान कराओगे उतना ज्यादा सटीक होगा, जितने कम समय के लिए पूर्वानुमान कराओगे उतना ज्यादा सटीक होगा। लेकिन जितने बड़े लेकिन जैसे जैसे समय और स्थल यानी कि क्षेत्रफल कम करते जाओगे और सटीक अनुमान करते जाओगे, मौसम के पूर्वानुमान में अनिश्चितता आती रहती है। ऐसे में पूरे देश में अगर मौसम का आईएमडी कहती है कि वर्षा बहुत अच्छी होती है, तो उसके लिए जरूरी नहीं कि किसी प्रदेश में, किसी जिले में, किसी ब्लॉक में और किसी गांव में भी वर्षा बहुत अच्छी हो। अब वो पूरे देश का सोच के कहा कि वर्षा तो अच्छी होगी, उसने फसल लगा दी बढ़िया धान की, और पता चला कि वहां पे बारिश नहीं हुई, तो पूरे दुनिया में या पूरे देश में वर्षा होकर क्या करेगी जब उसके गांव में वर्षा नहीं होती है। हमारा किसान जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है, इससे बहुत ज्यादा प्रभावित है कि पता चला कि इस गांव में बारिश हो रही है, उस गांव में नहीं हो रही है। मौसम विज्ञान प्रयास कर रहा है, आईएमडी प्रयास कर रहा है, अभी 12 बाई 12 किलोमीटर यानी 12 किलोमीटर बाई 12 किलोमीटर स्क्वायर के रेंज में वो प्रेडिक्शन कर रहा है। उसकी कोशिश 3 बाई 3 किलोमीटर की ट्रायल चल रहा है, और उसकी कोशिश है कि 1 बाई 1 किलोमीटर के आधार पर कर सके, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर बाई 1 किलोमीटर के जो 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया तक सटीक जो है प्रेडिक्शन कर सके। उसके लिए क्या है कि जो माइक्रो लेवल पे अनिश्चितता होती है ना, उसको दूर किया जा सकता है। और उसका फायदा क्या होगा कि किसान ग्रामीण लेवल पे, अपने ग्राम पंचायत के लेवल पे अगर उसको सही पूर्वानुमान मिल जाए, तो वह अपनी हो सकता है एक गांव वाले में बारिश की बहुत अच्छी संभावना दिखाई दे रही हो, दूसरे वाले को न दिखाई दे रही हो, या उसे सिंचाई करनी है और बारिश होने वाली हो, तो वो ऐसा बहुत कुछ करके मौसम पैटर्न के आधार पे वो एकदम लोकल लेवल के मौसम पूर्वानुमान से अपनी फसल को और अपनी आर्थिक गतिविधियों को कर सकता है। अगर उसको सटीक पता है कि जो है बारिश होने वाली है, तो वो ऐसा काम नहीं करेगा, वो सिंचाई नहीं करेगा। पता चला सिंचाई करता है, बारिश आ जाती है, खाद डालता है, उर्वरक डालता है, बारिश आ जाती है, या उर्वरक डालता है, सोचता बारिश आएगी, बगल वाले गांव में तो बारिश दिख रही है, यहाँ पे नहीं आती है। तो इस तरह की समस्याओं को ये रोकता है। आइए जरा देख भी लेते हैं, वैसे तो सारी चीजें मैंने बता ही दी, फिर भी देख लेते हैं। हर घंटे अपडेट होता रहेगा ये, और 5 दिवसीय मौसम पूर्वानुमान अब ग्राम पंचायत के स्तर पर उपलब्ध होगा, यानी हर एक घंटे पर ये अपडेट चेंज, अगर कोई चेंज है तो वो बताता रहेगा। और 5 दिन पहले और बाद तक का जो है, 5 दिन आगे तक का पूर्वानुमान तो मतलब आगे तक का अनुमान जो है, ये हर ग्राम पंचायत लेवल पर उपलब्ध होगा। गांव पे नहीं, अभी विलेज पंचायत लेवल पे है। एक पंचायत में एक से ज्यादा गांव, जैसे गांव तो 6,30,000 से ज्यादा है, लेकिन विलेज पंचायत लगभग 2.25 लाख 2.5 लाख के आसपास विलेज पंचायत है भारत में, ग्राम पंचायत, सॉरी विलेज पंचायत बोल रहे हैं। हाँ, और ये देश भर में स्थानीय पूर्वानुमान, लोकल जो है प्रेडिक्शन, वेदर प्रेडिक्शन के लिए एक बड़ा पहल होगा। और इसका औपचारिक शुभारंभ पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह है, और विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 24 अक्टूबर शाम को, यानी कल शाम को इसका उद्घाटन किया गया है। अब इसमें अगर देखें तो ये ग्राम पंचायत स्तरीय मौसम पूर्वानुमान नामक यह पहल पंचायती राज मंत्रालय, भारतीय मौसम विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का संयुक्त पहल है।
तो ये जो मौसम विज्ञान विभाग है ये पृथ्वी मंत्रालय का ही है, और पंचायती राज मंत्रालय चूंकि पंचायत लेवल पे लागू है, और इसके लिए डेटा भारतीय मौसम विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इसमें इसका जो पहल का उद्देश्य है, देखिए, पंचायती राज मंत्रालय का मानना है कि ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना है, जमीनी स्तर पर आपदा की तैयारियों को बढ़ाना है, और इससे देश भर के किसानों और ग्रामीणों को लाभ होगा। कैसे लाभ होगा उसके बारे में अगर देखें तो ये जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करेगा, गवर्नेंस को मजबूत करेगा, पंचायती राज को, टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देगा जिससे ग्रामीण आबादी अधिक जलवायु लचीली यानी जलवायु के प्रति रिसाइलेंस बनेगी और पर्यावरण चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होगी। अब अगर हम देखें कि इससे जो सूचना पूर्वानुमान हमें मिलेगा वो कहां मिलेगा और कब मिलेगा, कितने दिनों का क्या क्या मिलेगा और कहां मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, ये ग्राम का ई ग्राम स्वराज या ग्राम मानचित्र जो पोर्टल होता है या मेरी पंचायत ऐप है, इस पे प्रति घंटे पूर्वानुमान उपलब्ध होगा। ई ग्राम स्वराज तो पोर्टल पहले से ही चालू है, ग्राम मानचित्र पोर्टल पे ये चालू किया जाएगा। कोई अगर यूजर है वो ग्राम पंचायत के स्तर पर वर्तमान तापमान की, हवा की गति की, बादल छाए रहने, कितने प्रतिशत बादल रहेंगे, वर्षा होगी, सापेक्षिक आर्द्रता, इसके बारे में जानकारी ले लेगा, न्यूनतम अधिकतम तापमान, वर्षा, बादल कबर, हवा की दिशा और हवा की गति, और इस तरह की जो समस्त सूचनाएं हैं ये अगले 5 दिन का पूर्वानुमान वहां पे इससे जुड़ा हुआ डेटा या तो ई ग्राम स्वराज पे मिल जाएगा या ग्राम मानचित्र पोर्टल पे मिल जाएगा या मेरी पंचायत ऐप है उस पे मिलेगा। अगर हम देखें कि मौसम के ग्राम स्तरीय पूर्वानुमान से क्या लाभ होगा, टेक्निकली देखा जाए तो यह जानकारी किसानों को बुआई, सिंचाई, कटाई आदि से जुड़े गतिविधियों के बेहतर योजना बनाने में मदद करेगी। पता चला किसान जो है उसको बुआई करनी है, अब वो सोच रहा है बुआई कर दे, पता चला कई बार होगा, अगर कोई किसान बैकग्राउंड से होगा तो समझेगा, किसान बुआई करके आता है, बारिश हो जाती है, या उसको लगता है कि अभी बुआई कर देंगे 4 दिन बाद बारिश होने वाली है तो सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, या उसको मिट्टी लगता है थोड़ी नमी कम है तो लगता है चलो अभी करेंगे 10-15 दिन में सिंचाई हो जाएगी, तो वो फिर क्या होता है कि वो सब सारी चीजें उसकी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो अब अगर सटीक पता रहेगा कि यार क्या आपके गांव के लेवल पे क्या मौसम का पूर्वानुमान है, क्या सटीक सूचनाएं हैं, तो उससे बुआई, सिंचाई और अपने कटाई के लिए जो है वो सही उसकी प्लानिंग कर सकता है। मंत्रालय का कहना है कि चूंकि मौसम का मिजाज तेजी से अप्रत्याशित होता जा रहा है, अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है, हालांकि मौसम तो मतलब ही है अनप्रिडिक्टेबल, लेकिन ये और अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है, इसलिए ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम का पूर्वानुमान की शुरुआत कृषि आजीविका की सुरक्षा, प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ ग्रामीण तैयारियों में को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यानी जो आजीविका है उसको बचाया जा सकता है और जो प्राकृतिक आपदा आ रही है उसके प्रति तैयारी की जा सकती है। जैसे अभी हमने दाना, चक्रवात दाना के बताया, हमारे पास पूर्वानुमान था तभी तो हमने 10 लाख लोगों को वहां से बाहर निकाला और उसमें से एक भी मृत्यु की सूचना नहीं है। अगर पूर्वानुमान नहीं होता तो हजारों की संख्या में मरने की खबर आती। तो वही है कि इस तरह की चीजों से गांव के स्तर पे कोई चुनौती आती है तो उससे बचा जा सकता है। ग्राम पंचायतों को तापमान, वर्षा, हवा की गति, बादल कवर के बारे में दैनिक अपडेट होंगे जिससे उन्हें कृषि में महत्वपूर्ण निर्णय लेने और बुआई, सिंचाई, कटाई जैसी गतिविधियों को योजना बनाने में लाभ होगा। अब एक प्रश्न है कि स्थानीय स्तर पर मौसम पूर्वानुमान क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, जो बातें वहां ग्राम पंचायत की कही गई वही बातें हैं कि आपको स्थानीय लेवल पे स्तर पे जो है सटीक मौसम की सूचनाएं मिलेगी, क्योंकि मौसम के बारे में एक बात कही जाती है। देखिए कि मौसम पूर्वानुमान जो होता है ना, वह कितना भी क्रांति कर लो, इसमें अनिश्चितता अंतर्निहित होती है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी इसकी खास बात होती है कि वो रहती ही रहती है। कैसे? किसी मौसमी घटना के स्थानिक प्रसार या समय को खिड़की के संदर्भ में पूर्वानुमान जितना अधिक सटीक होगा, जितना प्रिसाइज लोकेशन पे आप पूर्वानुमान करने जाओगे या जितने कम से कम समय के लिए आपने पूर्वानुमान किया, उसको लेकर अनिश्चितता उतनी ज्यादा अधिक होगी। यानी कि अगर आप पूरे बड़े प्रणाली के लिए करेंगे जो है, या जितना समय अनुमान पहले ज्यादा समय का होगा उसकी गलत होने की संभावना उतनी ज्यादा रहेगी। यानी यह कह रहा है कि बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में फैली प्रणालियां, मौसम प्रणालियों में आप अच्छे से प्रोटेक्शन कर सकते हैं। जैसे भारतीय मानसून हो, बंगाल की खाड़ी का विकसित होना चक्रवात हो, कई राज्यों को कवर करने वाला हीट वेव हो, या और भी कोई स्तर पे, उसकी भविष्यवाणी करना आसान है। लेकिन जब आप माइक्रो लेवल पे जाते हैं, जैसे कि कहां बादल फटने की घटना होगी, तो इसके लिए वहां पे बहुत सटीक प्रिसाइज प्रोटेक्शन करने जाओ, उसमें अनसर्टेनिटी रहती है कि वो जितना
बड़े पैमाने से आप उसे नहीं कर सकते हैं। उसको आपको छोटे छोटे माइक्रो लेवल पे या अल्ट्रा माइक्रो लेवल पे आपको जाना होगा। और ऐसे में इससे क्या होगा कि इस तरह के स्थानीय मौसम पूर्वानुमान किसानों के छोटे समुदायों को भी अधिक आत्मविश्वास के साथ अपनी आर्थिक गतिविधियां चलाने में मदद कर सकता है। अभी भारत की मौसम पूर्वानुमान क्षमता कितनी है? तो देखिए, अभी जिला स्तर पे और ब्लॉक स्तर पे मौसम का पूर्वानुमान की क्षमता है और भारत का मौसम विज्ञान विभाग 12 बाई 12 किलोमीटर के क्षेत्र की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता रखता है। और ये 3 बाई 3 के ग्रिड के लिए प्रायोगिक पूर्वानुमान की कोशिश कर रहा है, जिसका अंतिम उद्देश्य 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर का जो है ग्रिड में अल्ट्रा लोकल लेवल पे जाके मौसम का पूर्वानुमान करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन की बढ़ती घटना के साथ मौसम अनप्रेडिक्टेबल तो था ही, वो अल्ट्रा अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है स्थानीयता को लेकर, समय को लेकर। ऐसे में जितना लोकल लेवल पे आप प्रिडिक्ट करेंगे वहां के लिए वो उतना ज्यादा सटीक होगा। बड़े पैमाने के प्रेडिक्शन से आप लोकल लेवल के जो मौसम के डिफरेंस है उसको आप नहीं जांच पाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग जो है उसको पढ़िएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। बाकी नमस्कार, धन्यवाद।